दिन की हकीकतें क्या है, रातों का ख्वाब क्या है, आखिर जिंदगानी का लबो लुआब क्या है। हर रात चांद आता है किसकी तलाश में, हर रोज आफताब ढूंढता है क्या। राजस्थान की सियासत में नेता क्या ढूंढ रहे हैं और किसकी तलाश में कौन कहां घूम रहा है। आज बातचीत करेंगे कांग्रेस की राजनीति जा कहां रही है। जिला अध्यक्ष बन गए हैं और बाकी एससी प्रकोष्ठ हो, ओबीसी प्रकोष्ठ हो, सारे प्रकोष्ठों में नियुक्तियां चल रही है। भर्ती के बाद कामकाज कैसे शुरू हो रहा है, बात उस पर भी करेंगे। मंत्रिमंडल में एक रुका हुआ फैसला है बदलाव का, उसका क्या रहा, चर्चा उस पर भी करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, जेपी नड्डा से भी मिलकर लौटे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, प्रसन्नचित्त मुद्रा में सुबह से व्यस्त हैं और आज कैबिनेट की बैठक हो गई। अब बैठक में जो कुछ फैसला हुआ है उसे देखने के बाद हमें लगा क्या ये इतने जरूरी फैसले थे जिसके लिए दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मैसेज भेजे थे कि कल 3 बजे सारे मंत्रियों को बुला लिया जाए। जैसे ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई, बचे रह गए मंत्रियों ने राहत की सांस ली कि अब टल गया है। मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि बैठे हैं दो वहां ऊपर, उन्होंने फैसला कर लिया है मंत्रिमंडल में फेरबदल का। अब कब होना है, बहुत जल्दी होना है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा पुरजोर तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल के पक्ष में हैं, मगर मदन राठौड़ से चर्चा के बाद और दूसरे नेताओं से चर्चा के बाद आलाकमान यह भी सोच रहा है कि क्यों न नगरपालिका, नगर निगम और पंचायत चुनावों के बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो। अच्छा, तस्वीर ये तो आई है कि भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, मगर ये तस्वीर नहीं आई है कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी बुलाया था और मदन राठौड़ की बातचीत सीधे हो जाया करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ये मुलाकातें थी, इन मुलाकातों में क्या निकला होगा आपको पता है कि क्या कुछ किससे कहां नाराजगी है, वो सब कुछ साफ है। कल कुछ बातें मैंने आपको बताई भी थी, मगर अमित शाह ने भी कुछ निर्देश दिए हैं और उसे लेकर चर्चा हुई है कि फिलहाल अभी फोकस ये रखना है कि किस तरह से छोटे चुनाव में सफलता मिले। क्योंकि आज मैं देख रहा था बीजेपी दिल्ली के स्थानीय चुनाव में मिली बड़ी सफलता को भी बड़े ढंग से सेलिब्रेट कर रही है। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न जिस तरह से बीजेपी मनाती है, छोटी छोटी खुशियां ही तो बड़ी खुशियां मनती हैं। हालांकि कांग्रेसी भी खुशी मना रहे हैं कि हमारा 0 था 1 आया है। अब देखिए, खुश रहने की कई वजह होती हैं और साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहा जाता है कि खुश रहने की वजह ढूंढ लेनी चाहिए, मगर जिन परिस्थितियों में कांग्रेस है, परेशान रहने की वजह ज्यादा ढूंढनी चाहिए, क्योंकि परेशान होना जरूरी है। ये आज मंत्रिमंडल के बैठक का दृश्य है, जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिखाई दे रहे हैं और जवाहर सी बेगम राधे राधे वाला जो है ये पहना रहे हैं पट्टा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहना कर आए थे भजनलाल शर्मा। उसके बाद ये बैठक हुई और बैठक में मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर भी पूछा गया जोगाराम पटेल से। अब जोगाराम पटेल से कोई पूछे तो बेकार ही है,
भजनलाल शर्मा को जब पता नहीं है कि हमारे मंत्रिमंडल में कब फेरबदल होना है, तो जोगाराम पटेल को क्या पता है? ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती है, उससे क्या होता है? सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है, अभी ऐसा हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है, हम इसके मतलब कोई करते नहीं। अब देखिए, पत्रकारों का काम है पूछ लेना, पूछ लिया, मगर हमें भी पता है ये जोगाराम जी कि आपको पता नहीं है और पता चलेगा भी नहीं। भजनलाल शर्मा को पता था क्या कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा जवाब आप दे भी नहीं सकते थे। पर यह कहा जा रहा है कि अब एक चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कब हो। जो बोर्ड में, निगम में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मेहनत करने दो और कहो कि तुम अगर मेहनत करके जिताओगे तो फिर तुम्हें नियुक्तियां मिलेंगी और तुम्हें मंत्री का पद मिलेगा। अब ये आपस में कंपटीशन करके, प्रतियोगिता करके क्या बीजेपी बड़ी सफलता पा सकती है स्थानीय चुनाव में? पता नहीं। मगर मंत्रिमंडल में जो फैसला हुआ है उसमें ईज ऑफ लिविंग यानी आपके जीवन के जीने के तरीके को आसान करने का फैसला लिया है भजनलाल शर्मा ने, और उसके लिए जन विश्वास विधेयक 2025 लाया जाएगा। मसलन कोई मवेशी चराने वन भूमि में घुस जाता है तो जेल नहीं जाएगा, नुकसान की भरपाई करके वो घर आ सकता है। इसी तरह से कई सारे जो कानून थे उनमें जेल को हटाकर फाइन यानी जुर्माना कर दिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे विधेयक लाए जाएंगे जिसमें नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं, अप्रवासी राजस्थानी हैं, उनके लिए पर्यटन नीति की घोषणा की गई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट को बढ़ाने की घोषणा की गई है। बेरोजगारों के लिहाज से जो वेटिंग पीरियड होता था वो 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। तो एक तरह से उनके लिए एक राहत भरी खबर है, मगर फिर भी कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था जिसे लेकर बहुत चर्चा की जाए। अब ये नीतियां हैं, ये नीतियां रखी जाएगी आगामी विधानसभा सत्र में, उसके बाद कानून बनेंगे तब भी पता चल जाता, मगर कैबिनेट में ये तय हो गया है। अब मसला यही है कि क्या बीजेपी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो अमेरिका में सिस्टम है सीधे राष्ट्रपति चुने जाने का या सीधे एमपी, वहां एमपी नहीं, अलग होते हैं, नाम अलग होता है, तो चुने जाने का जो एक तरीका है उसे अपनाना चाहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2027 में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, वहां कानून पारित हो गया कि मेयर सीधे चुने जाएंगे। राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि ये पारित हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे उस दिशा में बीजेपी बढ़ रही है जहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव भी सीधे किया जाएगा। पता नहीं, ये तो दूर की बातें हैं। चुनाव सुधार पर भी चर्चा होनी है। पर आज लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रामेश्वर डूडी जिनका देहांत हो गया, कांग्रेस के नेता, उनके लिए भी श्रद्धांजलि रखी, क्योंकि कहा गया था कि नहीं रखा गया। बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति ये मसला जो है हनुमान बेनीवाल ने कल उठाया था, और हनुमान बेनीवाल के इस मसले को लोकसभा में उठाने के बाद बीकानेर कलेक्टर से कहा गया कि आपने क्यों नहीं इसकी सूचना लोकसभा सचिवालय को दी थी, वैसे होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमने विधानसभा सचिवालय को भेजी है। विधानसभा सचिवालय ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे अलावा आप लोकसभा सचिवालय को भेजिए, और इस तरह से श्रद्धांजलि आज दी गई। हनुमान बेनीवाल के उठाने के बाद कांग्रेस को भी याद आया कि रामेश्वर डूडी हमारे नेता थे। ये स्थिति है। अब देखिए, इस पर चर्चा की जा सकती है, मगर मैं फिर कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल संसद में जितने सक्रिय रहते हैं वो अकेले ही विपक्ष के बाकी 10 सांसदों के बराबर रहते हैं, और इसीलिए उनका एक जुड़ाव भी रहता है। मगर संसद में एक और मुद्दे को लेकर हंगामा चल रहा है, वो कि जो संचार ऐप है
वो इंस्टॉल करके दिया जाएगा मोबाइल में, तो क्या उससे केंद्र सरकार जासूसी करेगी कौन कहां क्या कर रहा है? देखिए, जासूसी करना चाहे अगर केंद्र सरकार तो 1000 तरीके हैं जासूसी करने के, उसे रोका नहीं जा सकता है। बिना संचार ऐप के अशोक गहलोत ने जासूसी की ही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि वो इस जासूसी के रैकेट में उस समय अशोक गहलोत के साथ थे। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, हर मोबाइल में संचार साथी ऐप डालना भाजपा सरकार द्वारा हर नागरिक की निजता का उल्लंघन कर उसकी जासूसी करने का प्रयास है। यह सर्विलांस राज का एक नया स्तर है। जवाब में लोकेश शर्मा लिखते हैं, अपने विधायकों, मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं के फोन को सर्विलांस पर रखकर उनकी बातें सुनना निजता के हनन में आएगा या नहीं, और फोन टेपिंग को क्या माना जाए, जासूसी का प्रयास या डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास? ये चलता ही रहता है। लोकेश शर्मा का अपना दर्द है और अशोक गहलोत ट्वीट करते रहते हैं, तो ऐसे मसलों पर वो तुरंत जवाब देते हैं, मौका छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, आज लड़ाई वो अकेले लड़ रहे हैं दिल्ली के अदालतों में। जो टेप अशोक गहलोत बैठ के सुना करते थे, सुनकर थक जाते थे तो कहते थे लिख कर ले आओ, फिर पढ़ भी लेते थे कौन क्या बातें कर रहा है। अब वो ये बातें कह रहे हैं जासूसी वाली, तो जाहिर है कि लोकेश शर्मा जवाब देंगे। पर मुझे लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का जो जमाना है उसमें सरकारों के लिए बहुत आसान हो गया है जासूसी करना और निजता का हनन। अब कोई सोशल मीडिया के जमाने में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। किसी के लिए कुछ भी आप इस पर लिख दीजिए और वो सामने वाला सफाई देता रहेगा। अब तो जिस तरह से सचिन पायलट का एक बयान आया, एआई से एडिट किया हुआ पाकिस्तानियों द्वारा फैलाया गया, और उसको सुनने के बाद और ओरिजिनल देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि निजता नाम की अब कोई चीज रही नहीं है। आप अपने नैतिक बल पर खड़े रहिए ताकि जनता आप पर भरोसा रखे, वरना कितना भी आप ट्वीट कर लीजिए, अगर आपके पास नैतिक बल नहीं है तो फिर जवाब इस तरह के ही आएंगे। इधर कांग्रेस में जिला अध्यक्ष जो हैं वो प्रभार ग्रहण कर रहे हैं, और प्रभार ग्रहण करने के बाद एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर वहां संघर्ष कर रहे हैं। गणेश घोघरा का अच्छा लगा कि वो मनरेगा के मुद्दे पर वहां पर महिलाओं को साथ लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि वहां पर संघर्ष थोड़ा लंबा है, लेट हो गया है, देरी हो गई है, क्योंकि राजकुमार रोध की बाप पार्टी वहां पर घर घर में घुस चुकी है। फिर भी गणेश घोघरा जैसे नेता वहां पर अपने आप को सार्थक बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने उन पर भरोसा भी किया है। इधर आज दिखाई दे रहे थे सचिन पायलट लगातार देश भर में घूम रहे हैं। कभी छत्तीसगढ़, मैं आपके बीच खुद उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ आज। बहुत तैयारी सब कार्यकर्ताओं ने करी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करी, और सभी लोगों ने बड़े जुनून के साथ इस यात्रा को एक शानदार तरीके से निकाला। और आज समापन में मुझे यहाँ आना था, लेकिन 4-5 घंटे हवाई अड्डे पर बैठने के बाद 4-5 घंटे हवाई अड्डे पर बैठने के बाद फ्लाइट लेट हो गई, जिससे मेहसाणा की रैली में सभा में ये जा नहीं पाए। तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने सभा को संबोधित किया। उधर आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर दिखाई दे रहा था कि पंचायती राज कांग्रेस का जो प्रकोष्ठ है उसे संबोधित करके समझा रहे थे, बता रहे थे कि 6 महीने साल भर हो गए, चुनाव हो नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती है, जनता के बीच जाकर समझाना है। मगर फिर वही बात जिसे लेकर कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं कि असली मुद्दे पर लड़ना सीखना होगा कांग्रेसियों को, वरना जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे दिल्ली के आए हैं या फिर बिहार के आए हैं या फिर दूसरे प्रदेश के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी अंता हारती है तो फिर बीजेपी के दफ्तर में जन सुनवाई भी शुरू होती है। कांग्रेस अपना चुनाव हारती है तो एसआईआर में, सरकारी मशीनरी में, दूसरी मशीनों में कमी खोजना शुरू कर देते हैं। यहां पर अपने मशीनरी को सक्रिय करना होगा, अपने वोट बैंक को बचाकर रखना होगा। और किस तरह से ये
आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब जिस तरह से मैंने कल भी चर्चा की थी कि 5 जिला अध्यक्षों को लेकर आपस में खींचतान चल रही है, ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आप चुनाव में जाएंगे तो क्या कहकर जाएंगे कि अगर जनता आपको जिता भी देती है, मान लीजिए 100 सीटें आती है, 100 से ऊपर तो मुश्किल ही है, 100 सीटें आती है, तो किस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई होगी और फिर क्या हालत होगी जो 5 साल रही है। अगर उस तरह के हालात पैदा होते हैं तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी इन मसलों पर। देखिए, जिस तरह से अब अशोक गहलोत से पूछा जाता है कर्नाटक के बारे में तो शुरू हो जाते हैं वो सचिन पायलट का नाम लिए बिना। कोई आता है कहता है राहुल गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा है, कोई कहता है कि 2.5 साल के लिए भेजा है तो राहुल गांधी बताएं या कोई जो बीच में हो बताए। मुझे लग रहा है इन बातों को वो बार बार याद करके कांग्रेस के इस घाव को भरने ही नहीं दे रहे हैं जो 2020 से लेकर 2025 तक हरा रहा है, उसे वो हवा देते ही रहते हैं, नमक डालते ही रहते हैं। कितना अच्छा बयान, संतुलित बयान था सचिन पायलट का कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार वहां पर मिलकर पार्टी भी चला रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं, हर मुद्दे का हल निकल जाएगा। न कि वो राहुल गांधी और पता नहीं क्या क्या लेकर बयान देना शुरू कर देते हैं, पर उनकी एक अलग रणनीति है। दिल्ली से हटाकर जयपुर में रख दिए गए हैं प्रासंगिकता के लिए। एक छटपटाहट है जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अब गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हीरा और मोती का जोड़ी है, जिस तरह के जितेंद्र सिंह बता रहे थे, और यही जोड़ी कमाल करेगी। यह जोड़ी कमाल करेगी, इसके बजाय इस पर ध्यान देना होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे कमाल करेंगे, क्योंकि जिलाध्यक्षों की सूची आने के बाद कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में हताशा है। इतने ज्यादा रायशुमारी और फार्म क्यों भरवाए गए थे जब यही तय करना था कि अजमेर के शहर का अध्यक्ष अशोक गहलोत का होगा, ग्रामीण का अध्यक्ष सचिन पायलट का होगा, जयपुर के ग्रामीण का अगर अशोक गहलोत का होगा तो दूसरे इलाके का सचिन पायलट का होगा, एक गोविंद सिंह डोटासरा का होगा। अगर यही तय करना था तो फिर ये रायशुमारी क्यों की गई थी? इसे लेकर अभी भी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता सदमे में हैं। जिस तरह से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, इससे अच्छा तो पता ही नहीं था कि कौन जिलाध्यक्ष कहां काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। अब जाकर ठीक उसी तरह से झगड़े शुरू हो जाएंगे जिस तरह से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में झगड़े चल रहे हैं। ईश्वर करे कि राहुल गांधी जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, सोनिया गांधी जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, कम से कम उससे सीख लेकर कांग्रेसी आपस में संघर्ष करना बंद कर दें। और ये हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं, राम सिंह बिश्नोई बड़े कद्दावर नेता थे वहां जोधपुर के, उनके परिवार में शादी थी वहां पर। देखिए हनुमान बेनीवाल की सीटें कितनी आई कितने नहीं आई, मगर कार्यकर्ताओं में एक जोश रहता है और जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों की वजह से जनता उन्हें पसंद भी करती है। अब 2028 में कितनी सफलता मिलती है कितनी सफलता नहीं मिलती है पता नहीं, मगर संसद से लेकर सड़क तक हनुमान बेनीवाल की सक्रियता दिखाई देती है, ये अच्छी बात है। कांग्रेस विपक्ष के रूप में अगर ज्यादा ढंग से सक्रिय हो तो फिर भजनलाल सरकार की कमियां भी दिखाई दे, वरना जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है आप सुनकर नाराज हो जाएं और कहें कि भजनलाल शर्मा के पक्ष में क्यों बोलते हो आप। ये पक्ष में बोलना नहीं है, ये सच्चाई है कि अशोक गहलोत के सरकार के दौरान जिस तरह का भ्रष्टाचार था, राम राज्य तो आ नहीं गया है मगर एक समानांतर भ्रष्टाचार चलता था, उस पर रोक है। मैं बार बार कहता हूं, खान विभाग हो, जेडीए हो, सहकारिता हो, इनमें भ्रष्टाचार में कमी आई है। चाहे जल जीवन मिशन का हो, भ्रष्टाचार तो हर जगह रहेगा। ब्रह्मा जी जब तक कोई अलग फॉर्मेट बना के भेजेंगे नहीं कि इंसान का ये ईमानदार है, तब तक भ्रष्टाचार इकाई के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जारी रहेगा। पर कानून व्यवस्था में भी एक सुधार दिखाई दे रहा है, गैंगवार कम हुआ है, पेपर लीक बंद है, नौकरियां मिल रही हैं। अब इन साल बिजली की कटौती कम हुई है, पानी के लिए हाहाकार मचना कम हुआ है। पहली बार मैं देख रहा हूं बारिश के बाद 98% सड़क
जयपुर में बना दी गई है जो बारिश में बेकार हुई थी। तो एक बहुत सारी वजह हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस जहां पर आंदोलन कर सकती थी वो नहीं कर पा रही है। अब दलित अत्याचारी घटनाएं आज भी हो रही है मगर कांग्रेस सड़क पर नहीं उतर रही है, तो फिर ये मामले भी सामने नहीं आ रहे हैं। इन सारे अगर मसलों को नहीं उठाएगी तो भजन लाल शर्मा गौण है, ये बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाकर बीजेपी वोट मांगने नहीं जाएगी। इसलिए बीजेपी सरकार के लिए रिपीट होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के नए रिकॉर्ड बनाते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रोटी पलटने का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।